लेकिन इससे पहले वो उसके हाथ को अपने सर पर महसूस करती, वो जल्द ही अपने हाथ की मुट्ठी बनाता नीचे गिरा गया था, जबकि मीरम उसके सीने से लगी अपना गम गलता करने में लगी थी, जो उसके दुख और दर्द का मौजब बना था। वो उसी से मसीहाई की तवक्को में थी। हैदर बस आंखें और लब भींचते इर्द गिर्द देख कर रह गया था। फिर हिम्मत करते मीरम के कंधों पर नरमी से हाथ रखते उसने उसका चेहरा अपने सामने करना चाहा था। तो वो अपना चेहरा तो उसके सामने कर गई थी, लेकिन उसके हाथ अब भी उसके सीने पर कमीज को दबोचे हुए थे। दूसरी तरफ मीरम का ऊपर उठा चेहरा हैदर की जैसे जान ही निकाल गया था। वो लड़की उसकी मोहब्बत में वाकई जान देने को थी। उसको आंसुओं से तर चेहरा, आंखों की सुर्खी, उसके लरसते गुलाबी होंठ, जिनको भी दांतों से काट काट कर वो जख्मी कर चुकी थी। उसकी यह हालत देखते वो खुद, जो बड़ी मुश्किल से इस नाजुक सी जान से लापरवाह जाहिर कर रहा था खुद को, इस वक्त उसका सांस जैसे सीने में अटका था। उसके कंधे पर रखे हाथ हटाता वो बेख्तियारी में उसका चेहरा अपने हाथों में भर चुका था। अपनी अंगूठों की मदद से उसकी आंसुओं को साफ करता वो उसकी आंखों में देख रहा था, और वो भी उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े अब अपने आंसू रोके उसके चेहरे पर फैले अपने लिए फिक्रमंदी के तासुरात देखते अपने दिल को राहत पहुंचा रही थी, जो उसकी जरा सी बेरुखी बर्दाश्त करते बंद होने को था। क्या हाल कर लिया है अब इन खूबसूरत आंखों का? हम्म? क्यों इतना हलकान होते? खुद के साथ साथ मुझे भी परेशान कर रही हो। वो पल भर में अपने लहजे में हलाफत भरते उसके मनमोहने चेहरे को नजरों के रास्ते में दिल में उतार रहा था। इतने दिनों बाद देखा था तो दीद की प्यास बुझ ही नहीं रही थी। अभी थोड़ी देर पहले वो जो उससे रुख फेरे उससे भागने के चक्करों में था, वो सब करते उसका दिल फटने के करीब था। ये सब तुम्हारी मुंह पर कहने की बातें हैं, वरना तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाले तुम ही तो हो। और फिर तुम पिछले कई दिनों से मेरी कॉल ना उठाकर कौन सा सुकून पहुंचा रहे थे मुझे। मीरम ने गुस्से भरे लहजे में कहते उसकी कमीज को भी झटका दिया था, जिससे वो उसके और नजदीक हुआ था और हैदर की सांस रुकी थी। बेशक उसकी तरफ किसी का ध्यान ज्यादा आना जाना नहीं था, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी चीज थी। लेकिन सामने खड़ी हसीन बला हर चीज से बेबहरा थी। मैं बिजी था और हाथ हटाओ अपने, कोई इधर भी आ जाएगा। हैदर ने अपने सीने पर मौजूद उसके हाथों की तरफ इशारा किया। नहीं हटाऊंगी। पहले बताओ, बुजदिलों की तरह पीछे हट रहे हो क्या? वो जिद्दी बनती और राई थी। अगर हट रहे हो तो ये जान लो, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। जो मर्जी समझो और करो। तुम्हारे लिए भी मेरी यही नसीहत है कि हमें अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। हैदर ने गहरी सांस भरते दिल को मजबूत करते आर या पार का फैसला किया था, लेकिन ये भी जानता था कि सामने खड़ी लड़की इस बात पर रो धोकर चुप करने वाली नहीं थी। उसे राम करना मुश्किल था। हैदर तवक्को के मुताबिक वो उसके मुंह से ये बात सुनते इस कदर शशतर हुई कि उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई थी। लेकिन इससे पहले कि दोनों में कोई बात और होती, सीढ़ियों पर किसी के कदमों की चाप उभरी थी। हैदर ने मीरम से नजरें चुराते उसकी तरफ देखा था। हैदर ने मीरम के हाथों पर हाथ रखते उन्हें दूर करना चाहा था। सीढ़ियों पर आगे बढ़ते तबरेज सामने गैर मुतवक्को मंजर देखते अपने कदम रोक गया था। तो हैदर भी इस सिचुएशन पर शर्मिंदा सा खड़ा रह गया था। एक मीरम ही थी जो अनजान से बेनियाज बनी खड़ी थी। तबरेज वो हैदर ने एक झटके से अपनी कमीज छुड़ाते वजाहत देनी चाहिए थी। हैदर के झटकने से मीरम एकदम पीछे लड़खड़ा सी गई थी। कोई बात नहीं भाई। तबरेज इन्हीं कदमों वापस पलट गया था। इसके दिमाग में सवाल तो उभरे थे, लेकिन उसने उन पर किसी किस्म का शक नहीं किया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मीरम? हैदर अब झुंझुलाहट का शिकार होते चिल्लाया था। हाँ, हो गया है मेरा दिमाग, और उसे खराब करने वाले तुम हो। तुम तुम मुझे इस राह पर लेकर आए हो, तो अब मरने दम तक तुम्हें मेरा साथ निभाना ही पड़ेगा। इसलिए तुम कुछ करोगे या फिर तुम्हें सच में बुज़दिल मानते खुद से कुछ करो। जवाबन मीरम भी चिल्लाई तो हैदर इस तरह से अपने बालों में हाथ चलाकर रह गया था कि मीरम की पहली बात किसी हद तक दुरुस्त थी। वो वाकई इस लड़की के साथ बुरा कर चुका था। अच्छा सुनो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम सब्र से काम लो। हैदर ने उसकी खटपट बिल्ली को फिल वक्त आराम करने के लिए इसका गुस्सा कम करना चाहा था। कुछ उसका इस तरह बुरी तरह टूटा रोना बिखरना दिल में कचोके लगा रहा था। ये लड़की इसकी जिंदगी की अवलीन चाहत थी, तो वो कैसे उसे तकलीफ में देख सकता था? मेरा सब्र और बर्दाश्त बस इस वक्त तक है, जब तक तुम मेरे साथ हो। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। तुम्हारी ये खूबसूरत गर्दन ही दबा दूंगी। मीरम ने अपने लंबे नाखूनों वाले हाथ उसका गला दबाने के अंदाज में आगे किए थे। अच्छा, मेरा पिंक रोज इस वक्त रो रो के रेड रोज बड़ा हुआ है।
मार देना तुम मुझे जान से, बल्कि मैं खुद तुम्हें अपना आप पेश करते तुम्हें अपना खून भी माफ कर दूंगा। अगर तुम्हारे साथ जी नहीं सकता तो मर जाना ही बेहतर है। हैदर की आवाज गम से लबरेज होने लगी थी। ए मिस्टर, ऐसे दुखी ना हो। तुम्हारे साथ मैं खुद को भी खत्म कर लूंगी, ताकि इस जहान ना सही अगले जहान में हम एक हो जाएं। मीरम ने उसकी कमीज के कॉलर को दोनों हाथों में जकड़ते उसे थोड़ा सा नीचे अपनी तरफ झुकाते वो एक बार फिर उसकी जान लेने के दर पे थी। तुम बस दुआ करो ना, जो हो अच्छा हो। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। हैदर ने खुद को झुकाते उसके माथे पर अपना सर टिकाया था। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, प्लीज अब तुम देर मत करना, मीरम ने इल्तजाई अंदाज में कहा। तो हैदर उसकी उम्मीद भरी नजरों में देखते चंद पल के लिए आंखें बंद कर गया था। कुछ पल वो इन लम्हात को जी लेना चाहता था। दोनों एक दूसरे की खुशियों को, खुशबू को सांसों में बसाते आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। शावेज, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? इब्राहिम ने उसके आते उसके हाथ में मौजूद अल्कोहल का ग्लास पकड़ने की कोशिश की थी। हाँ, मैं हो गया हूँ पागल। तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। शावेज ने ग्लास इब्राहिम की पहुंच से दूर करते दोबारा मुंह से लगाया था। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। इब्राहिम ने कोई चार ना देखते हुए उसके पास जगह संभाली थी। वो दोनों इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में मौजूद थे। इब्राहिम के चेहरे पर शावेज के लिए गहरी परेशानी छाई हुई थी। वो जो पिछले कुछ दिनों से शावेज को लेकर कुछ पुरुमीद हुआ था कि वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, अब यकदम से न जाने क्या हुआ था कि वो फिर से वहीं आ खड़ा हुआ था। इब्राहिम, तुम्हें पता है वो लड़की, वो जादूगरनी हेजल वैसी नहीं है जैसी वो नजर आती है। तुम भी उसे पहचान नहीं पाए। बचकर रहना उससे। जबकि रिदा उसे पहली नजर में ही जान गई थी कि वो मासूम नजर आने वाली लड़की अंदर से ऐसी नहीं है। बल्कि उसने सच कहा था, ऐसी गरीब गुरबा लड़कियां बहुत अच्छी ड्रामाबाज होती हैं। अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं बस। वो भी ड्रामाबाज निकली, मेरे सामने ऐसे ही शो करती है जैसे वो बड़ी पारसा हो, बड़ी इज्जत वाली हो। लेकिन ये सिर्फ इसका मुझे धोखा दिया हुआ है। वो बिल्कुल पारसा नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका ताल्लुक ही इंतहाई घटिया जगह से है। यहाँ से शरीफ लोग गुजरना भी पसंद नहीं करते। शावेज इस वक्त नशे में चूर जो मुंह में आए बोलता जा रहा था, जबकि इब्राहिम उसकी बातें सुनता ना समझी से उसकी तरफ देख रहा था। जब शावेज दोबारा बोला था, शरीफ लोग इस जगह का नाम तक नहीं लेते और वो वहां पैदा हुई है, पली बढ़ी है। वो कोठे जैसी जगह पर रहते हुए कैसे पाक साफ हो सकती है? वो हमारे सामने सारा मासूमियत का ढोंग रचाए हुए है बस, अपनी असलियत छुपाने के लिए। असल में वो एक आम शरीफ लड़की नहीं, बल्कि कोठे की तवाइफ। इससे आगे वो नशे में होने के बावजूद कुछ ना बोल सका था। शावेज की बात पर इब्राहिम उसे हैरत ज़दा सा देखता रह गया था, लेकिन हेजल के बारे में ये सब जानते उसे भी उसके दिल में बुरा सा एहसास जगा था। देखो शावेज, इब्राहिम ने कुछ कहना चाहा था। मुझे कुछ भी देखना समझना नहीं है, समझे? अब मैं इस धोखेबाज जादूगरनी को इसी के मुताबिक डील करूंगा। उसने शावेज मलिक से टकराने की कोशिश की और मैं उसे किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। शावेज तो वाकई में ही गम और गुस्से से पागल हो गया था। उसकी बातें सुनते इब्राहिम का दिल रख के उसे झांपड़ दे शावेज के मुंह पर लगाए, ताकि होश में आते आते उसे याद आ जाए कि हेजल उसकी तरफ नहीं बढ़ी, वही उसकी तरफ दीवाना वार लपकता है। तुम्हारा दिमाग पहले भी काम करता था, अब इस हराम शय को मुंह से लगाकर तो सचमुच में पागल हो चुके हो। चलो उठो यहाँ से। इब्राहिम तेज से बोलते उसे उठाता था और शावेज का बाजू पकड़ते उसे भी उठाने की कोशिश की थी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। क्यों, अभी दिल नहीं भरा क्या? भर भी कैसे सकता है नवाब, इतने दिनों बाद जो तशरीफ लाए हैं। लेकिन आज तुम किस गम में आए हो? हालांकि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम्हें मिस हेजल से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत में यकीन और एतमाद होता है। तो फिर किस गम में यहाँ पड़े हो? वो जैसी भी हो, उनका ताल्लुक जिस मर्जी जगह से हो, तुम्हें क्यों फर्क पड़ने लगा? उठो यहाँ से। शावेज नशे में होने के बावजूद इब्राहिम की बात सुनता यकदम से जमूत का शिकार होता उसके साथ चल पड़ा था। शावेज अगले दिन ऑफिस आया तो पहले की तरह नॉर्मल ही था, जिस पर इब्राहिम ने सुकून की सांस भरी थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब शावेज के दिल में क्या चल रहा है। वो रात शावेज को उसके घर, उसके कमरे तक छोड़कर आया था, और ऐसा कई बार हो चुका था, जिसकी एक वजह ये थी कि शावेज अपने घर वालों से दिली तौर पर बहुत दूर था। उसने कभी अपने नजदीक किसी को आने की इजाजत नहीं दी थी। इब्राहिम भी दोस्ती के नाते से उसका बहुत ख्याल रखता था, और वो खड़ूस सा उसे भी बड़ी मुश्किल से अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त करता था। लेकिन इब्राहिम ने उसकी कड़वी कसैली बातों के सुनने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। इब्राहिम तक उसके साथ रहा था तब तक, जब तक वो सो नहीं गया था। लेकिन क्लब से लेकर शावेज के सोने तक वो दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। इब्राहिम उसे बहुत कुछ समझाना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसका होश में होना जरूरी था। लेकिन आज शावेज को जब नॉर्मल देखा, तो वो भी उसको समझाने वाली बात को टाल गया कि वो इससे बात करके इसे रात वाले फेज में दाखिल नहीं करना चाहता था। हेजल दस्तक देती शावेज के कमरे में आई तो वो फोन पर बिजी था। वो उसके सामने टेबल के पास जाकर खड़ी उसके फारिग होने का इंतजार करने लगी। अच्छा बताओ, तुमने फाइल मंगवाई थी पिछले स्टोर से? शावेज ने टेबल पर पड़े टिश्यू पेपर वेट को घुमाते हुए पूछा, जिससे हेजल को अंदाजा हुआ कि आगे इब्राहिम है।
शावेज बात तो फोन पर कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें हेजल पर टिकी हुई थी। वो कमरे में आते ही उसे अपने साथ बांध चुकी थी। उसे सर से पांव तक घूरते वो हेजल को कंफ्यूज करने के दर पे था। हेजल ने अपने चेहरे पर झूलती लटा को एक तरफ करते खुद को लापरवाह जाहिर करने के लिए इधर उधर निगाह दौड़ानी शुरू कर दी थी। अच्छा, तो मैं कहता हूँ किसी से वो मुझे स्टोर से वो फाइल ला कर दे, तो मैं देख लूंगा। शावेज ये बात कहते कॉल काट गया था। कॉल बंद करने के बावजूद शावेज की नजरें उस पर से नहीं हटी तो हेजल ने उसकी तरफ देखने की कोशिश की थी। शावेज की आंखों में आज एक अजीब सी काट देखने हेजल घबरा गड़बड़ा सी गई थी, लेकिन उसने एतमाद से उसकी आंखों में आज की जुबान पढ़ने की कोशिश की थी। सर, मैं ये फाइल आपको दिखाने के लिए लाई थी। हेजल ने सर झटकते फाइल शावेज के आगे रखी थी कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन दिल में कहीं शावेज की प्यार भरी नजरों की शिद्दत से कमी महसूस हुई थी। हाँ, रखते, मैं देखता हूँ। शावेज ने फाइल खोलकर देखते क्रडल पर हाथ रखा और फोन उठाया था। इरादा ये था कि मुलाजिम से फाइल मंगवा ले, लेकिन आगे से किसी ने फोन नहीं उठाया था। वो झुंझुला सा गया। सर, क्या काम है मुझे बता दें। फाइल चाहिए तो भी बता दें कौन सी और कहाँ से लानी है, मैं ला देती हूँ। हेजल ने अपनी हमदर्दी के हाथों मजबूर कहा था। हाँ, ले आए मिस हेजल, अगर आपको कोई मसला ना हो तो। ये अरशद न जाने कहाँ चला गया है, फोन भी नहीं उठा रहा। शावेज ने कहते हेजल के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट लिए उसे फाइल की मालूमात देते बाहर की जानिब भड़ गई। जब तक वो बाहर नहीं चली गई शावेज उसे देखता ही रहा था, और ये वो जान नहीं सका था कि उसकी आंखों में अब भी प्यार और मोहब्बत की रमक मौजूद है। शावेज दरवाजा बंद होने की आवाज पर चौंका और फिर सन्नफी में हिलाते हेजल की दी फाइल चेक करने लगा। इसमें कोई मुबालगा राई नहीं थी कि हेजल अपना काम पूरे दिल से करती थी और गलतियों से पाक करती थी। बेशक वो एक ज़हीन और मेहनती लड़की थी। शावेज हेजल को ही सोचते हुए फाइल चेक कर रहा था जब उसे ख्याल आया कि अगर फाइल अलमारी के ऊपरी हिस्से पे होती तो हेजल क्या करेगी। ये सोच आते ही शावेज उठा था और तेज कदमों से स्टोर रूम की जानिब बढ़ा था। शावेज जैसे ही वहां दाखिल हुआ तो देखा हेजल मैडम फाइल ऊपर तलाश करने के लिए ऊंची ऊंची छलांगे मार रही थी, जिस पर शावेज लबों पर नामहसूस सी मुस्कुराहट लिए अपने बाजू सीने पर बांधे उसकी हरकतें मुलाहिजा करने लगा था। यानी उसने हर हाल में ही फाइल लेकर इस रूम से निकलना था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़ता उसके लिए। हेजल ने थक हार कर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे इर्द गिर्द देखा तो वहां पर एक तरफ लोहे की फोल्डिंग सीढ़ी पड़े देखकर उसने अपने सर पर चपत लगाई थी कि वो खामखा इतना वक्त बर्बाद कर चुकी थी। उसने आगे बढ़ते लोहे की सीढ़ी को घसीटते हुए अलमारी के नजदीक किया, लेकिन उस पर चढ़ते पहले तो वो डरी थी, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेकर वो अपना पाँव रख गई थी। ए अल्लाह, बचा लेना, आपको तो सब पता है। हेजल ने चेहरा ऊपर करते बुलंद आवाज से कहा और सीढ़ी पर चढ़ती ऊपर फाइल को देखने लगी। ये वाली नहीं, इसके साथ वाली देखो। हेजल चूंकि शावेज की आमद से अनजान थी, इसीलिए वो अचानक से शावेज की आवाज पर बौखलाहट का शिकार हुई तो उसके कदम डगमगाए थे, जिससे हेजल डर के मारे चीखते हुए अपने हाथ भी सीढ़ी से हटा गई तो वो नीचे की जानिब आई थी। वो गिरने के खौफ से बस चीखते हुए आंखें बंद किए हुए थी। उसे यूं गिरते देखकर शावेज ने झट आगे बढ़ते उस कोमल वजूद को अपने बाजुओं में लिया था। खुद को गिरते ना पाकर हेजल ने आंखें खोली तो सामने शावेज के चेहरे पर टिकी उसका चेहरा अपने इतने नजदीक देखकर थूक निकला और एक तिरछी निगाह अपने वजूद के गिर्द लिपटे उसके मजबूत बाजुओं को देखा था। वो जुज़बुज़ का शिकार होती अपने जिस्म को हिलाती टांगों को भी हरकत दे गई ताकि शावेज उसे जमीन पर खड़ा कर दे, लेकिन शावेज साहब ने समझने के बावजूद ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने बाजुओं को झटका देते वो हेजल को मजीद अपने सीने से लगा गया था, जिसे हेजल का दिल उछल कर अपने हलक में आने को तैयार हुआ था। ये खड़ूस इंसान वैसे ना भी हेजल के करीब आए, लेकिन जब कुदरत की तरफ से उसे मौका मिलता था वो चालाक इंसान जी भर के उस मौके से फायदा उठाता था। हेजल ने अपने हिसार पर चेहरे पर ढेरों मासूमियत तारी करते उसकी तरफ देखा था, जो अब एक तरफ बढ़ रहा था। हेजल ने उसके बढ़ते कदमों की सिमत देखा था। यहाँ एक बड़ा सा टेबल मौजूद था, जिसे देखते ही हेजल की आंखें फैली थी। वो क्या करना चाह रहा था? सर, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतार दे, हेजल ने जल्दी से कहा था। शावेज ने उसकी बात पर कान धरे बगैर टेबल के पास पहुंचते हेजल को उस पर लेटा दिया था कि हेजल की टांगें नीचे लटक रही थी। हेजल की पहले से सफेद रंगत इस वक्त शर्मो हया या फिर गुस्से से सुर्ख पड़ने की बजाय मजीद पिलाहट का शिकार होने लगी थी। वो घबरा सी गई थी और आवाज भी जैसे हलक में फंस गई थी। उसने हिम्मत करते जल्दी से उठकर बैठना चाहा, लेकिन उससे पहले शावेज उसके गिर्द हाथ रखते उसके बहुत नजदीक झुकाया था। ना चाहते हुए भी हेजल की आंखों में नमी सी चमकने लगी, जबकि शावेज इस तरह उसके ऊपर झुका बस कुछ खोजती नजरों से उसके वक्त उसके चेहरे से उतार चढ़ाव को देख रहा था। सर, मुझे जाने दे, हेजल ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए थे। उसका सांस फूलने लगा था उसकी सांसों की तेजी पर। शावेज की आंखें अब अपना रंग बदलती खुमार आलूद होने लगी थी। उसने हेजल की बात अनसुनी करते अपना हाथ आगे बढ़ाया था और उसके माथे पर अपनी उंगली की पोरों से मस करते वो इन्हें नीचे की तरफ हरकत देने लगा था। उसकी उंगलियों का जलता लम्स उसके माथे से आंखों के गालों से होते हुए उसके होंठों पर चंद लम्हे के लिए रुका था।
हेजल, जिसे पहले ही सांस लेने में मुश्किल आने लगी थी, वो अब अपनी सांस रोक सी गई थी। आंसू थे कि अब आंखों से निकलते बालों में जज्ब होने लगे थे, लेकिन शावेज लापरवाह बना अब फिर से अपने हाथों को हरकत देते उसकी गर्दन तक ले आया था। नजरें भी हाथ की हरकत के साथ बढ़ती इस खुमारी तारी करने लगी थी। हाथ गर्दन से सरकता मजीद गुस्ताख हुआ कि शावेज को एहसास हो ही गया कि अभी जो सांसों का उतार चढ़ाव उसके जज्बात में तलातुम पैदा कर गया था, वो सांसें अब बाकायदा रुक चुकी हैं। जिसे शावेज ने होश में आते झटके से हिजल के चेहरे की तरफ देखा था। यहाँ बस सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थी, वरना वो तो साकत वजूद लिए थी। ए हेजल, सांस लो जल्दी। शावेज ने उसका चेहरा थपथपाते भारी आवाज में हुक्म दिया था, जिससे हेजल ने अपनी पूरी कोशिश से सीने से सांस खींचना चाहा था, लेकिन वो ये कर नहीं पाई थी। सांस बुरी तरह से सीने में अटका था। अपनी हालत से वो पैनिक सी होती झटपटाई थी। उसे लगा कि वो बस मरने लगी है, और शावेज उसकी यह हालत देखता जैसे खुद मरने वाला हो गया था। वो इसकी हालत समझ नहीं पा रहा था। हेजल, क्या हो रहा है तुम्हें? देखो, ऐसे नहीं करो। मुझे तुम शरारती सी लगती हो, लेकिन ये शरारत बिल्कुल अच्छी नहीं है। शावेज तड़प उठा था उसकी तकलीफ पर, लेकिन फिर उसे सांस के लिए तरसते देखकर वो कुछ भी सोचे समझे बगैर उसके नीम बाह होंठों पर झुका था और अपनी सांसें उसके सीने में उंडीलने लगा था। काफी देर बाद जब उसकी सांस फूलने लगी तो वो जरा सा पीछे होता, गहरी सांस भरता, फिर से अपना साबिका अमल दोहराने लगा। और ऐसा न जाने इसने कितनी बार किया था, तब जाकर हेजल की सांस में कुछ बहाली हुई थी और वो खुद से शावेज की सांसों से जोर से खींचते होश में आई थी। लेकिन होश में आते ही उसके अवसान दोबारा खत्म होने को थे। शावेज को अपने इतने नजदीक देखकर और अपनी सांसों में उसकी सांसों की खुशबू पाते वो सुर्ख पड़ी थी, और वजूद जैसे आग की भट्टी बना था। शावेज अभी भी बस दीवाना वार सा अपना अमल दोहराए जारी रखे हुए था। हेजल उसे चाहकर भी बदगुमान नहीं हो सकी थी, क्योंकि वो जिस तरह उसमें अपनी सांसें शामिल कर रहा था, वो बस उसके होंठों का जरा सा लम्स अपने लबों पर महसूस कर पा रही थी। हेजल ने शावेज के कंधों पर हाथ रखते उसे पीछे को करना चाहा था, तो शावेज झट से पीछे होता उसकी तरफ देखने लगा था। उसे कुछ पुरसुकून पाकर शावेज का दिल, जो तेज तेज धड़क कर पागल हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल रफ्तार में आने लगा। कुछ मुतमईन होते शावेज ने नरमी से बाजू से पकड़ते हेजल को उठकर बैठने में मदद दी थी। हेजल ने शावेज को बगौर देखा, जो अजीब घबराया हुआ सा लगा। हालांकि उसकी तबीयत खराबी का मौजब भी वो खुद ही बना था। हेजल को अपनी तरफ देखता पाकर शावेज खुद पर लाख जब्त के बावजूद नरमी से हेजल के सर के पीछे अपना हाथ रखता उसे अपने सीने से लगा गया था। हेजल का बस सर और एक कान ही शावेज के सीने से टच हो रहे थे। यहाँ नजदीक ही शावेज के दिल की तेज धड़कन हेजल के दिल को अपनी तरफ खींचने लगी, जैसे कोई मकनातीसी कुव्वत अमल करती है। लेकिन इसके साथ ही वो हेजल शावेज की इस हरकत पर अपनी आंखें फैलाए हुए थी। शावेज, जो हेजल के इम्तिहान लेने के चक्करों में था, उसकी तबीयत खराबी का उसे बहुत अच्छे से इम्तिहान ले गई थी। दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे के जज्बात से अनजान, खुद को किसी बहुत पक्की डोर से बंधे महसूस कर रहे थे कि शावेज चाहकर भी हेजल को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। और हेजल सब जानते बूझते दिल में ये गलत ख्याल करने के बावजूद शावेज की अपने लिए इतनी तड़प और नरमी देखते उसकी तरफ झुकती जा रही थी। और वो जिंदगी में पहली बार किसी मर्द के लम्ब से रोशनास होती। उसके नामहरम होने के बावजूद अपने दिल की हसरतों से मजबूर ये सब दिल से महसूस करती अपनी अधूरी हसरतें और ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। बेशक वो इस वक्त आम सी लड़की थी, जो जिंदगी के झमेलों में घिरी किसी को पहली दफा अपने लिए इतना फिक्र करते देखकर वो बस अंजाम से लापरवाह इन लम्हात को ही महसूस किए जा रही थी।